हेलो दोस्तों, मैं हूं विपुल गर्ग IIT दिल्ली से। और आज हम इस लेक्चर सीरीज में इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट के लेक्चर थर्ड को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो होंगे क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशंस। और सेकंड टॉपिक होगा फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एंड नंबर ऑफ वॉइड्स फील्ड। और थर्ड होगा न्यूमेरिकल्स, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इनसे रिलेटेड। अब फर्स्ट है क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, यानी कि आपको ये फिगर में दिख ही रहा होगा ये वन डायमेंशनल है। इन दिस अरेंजमेंट each sphere is in contact with two of its neighbor, यानी कि हमें दिख रहा है कि हर एक जो स्फीयर है उसका कांटेक्ट दो अलग अलग स्फीयर्स के साथ है। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है इसकी हम डेफिनेशन रीड करते हैं। The number of nearest neighbors of a particle is called its coordination number, यानी कि लेट्स से ये पार्टिकल है, इसके कितने नियरेस्ट नेबर्स हैं, यानी कि कुल मिलाकर इसको कितने लोग टच कर रहे हैं। तो एक ये टच कर रहा है, एक ये टच कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 2। तो ये बात यहाँ पे कही गई है। अब क्लोज पैकिंग करते हैं 2 डायमेंशन में। ये 2 डायमेंशनल है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। अब देखते हैं इसके 2 वेज ऑफ अरेंजमेंट है। सबसे पहला है कि इस अरेंजमेंट में, ये फर्स्ट अरेंजमेंट वे है, तो इस अरेंजमेंट में ईच स्फीयर इज इन कांटेक्ट विद 4 ऑफ इट्स नेबर्स, thus the 2 dimensional coordination number is 4। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। ये देखो, एक लेट्स से ये स्फीयर है, इसको ये भी टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है और ये भी टच कर रहा है, इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 4 होगा। और यहाँ पे कहा गया है कि also if the centers of these 4 immediate neighbor spheres joined, a sphere is formed, hence this packing is called sphere close packing। यानी कि ये कह रहा है कि अगर एक स्फीयर के अराउंड जो 4 स्फीयर्स हैं उनकी अगर सेंटर्स को ज्वाइन कर दिया जाए तो हमारे पास एक स्क्वायर बन जाता है। तो इसी स्क्वायर के कारण हम इसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। अब देखो इसकी जो टाइप है वो होती है ए ए ए ए, यानी कि ये भी लेयर बिल्कुल सेम है, ये लेयर की अरेंजमेंट भी बिल्कुल इस तरह ही है, तो इसलिए हम इसे ए ए टाइप अरेंजमेंट कहते हैं। अब जो सेकंड टाइप ऑफ अरेंजमेंट होता है वो ये होता है द सेकंड रो मे बी प्लेस्ड अबव द फर्स्ट वन इन अ स्टैगर्ड मैनर। स्टैगर्ड मैनर यानी कि लेट्स से हमने ये लेयर को प्लेस कर दिया, तो जो सेकंड लेयर होगी वो इनके जो होल्स हैं, इनकी जो जगह बच गई है तो वहां पे प्लेस करेगा, तो इसे कहते हैं स्टैगर्ड मैनर। इसके जो होल्स हैं यहाँ पे ये प्लेस होगा, तो ये स्टैगर्ड मैनर में प्लेस हो गए हैं। इफ द अरेंजमेंट of spheres in the first row is called A type, the one in the second row is different। तो अगर ये A है तो ये B होगा, so hence it is called AB type। ठीक है, अब आगे है कि the centers of these 6 spheres are at the corners of a regular hexagon। जैसे आपने इनका सेंटर्स को ज्वाइन किया तो ये एक रेगुलर हेक्सागन की शेप ले ली इसने, hence it is called two dimensional hexagonal close packing। तो ये आपको नाम याद रखना है। it is more efficient than previous one, क्योंकि हमें पता लग रहा है ना, जैसे प्रीवियस में देखो क्या था, प्रीवियस में यहाँ पे इतने सारे स्पेस बच रहे थे लेकिन यहाँ पे इतने सारे स्पेस नहीं बच रहे हैं, इसी कारण ये मोर एफिशिएंट है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इट हैज ट्रायंगुलर वॉइड्स, इसके जो वॉइड्स देखो ट्रायंगुलर इसलिए है क्योंकि ये 3 के बीच में ये जो वॉइड है, जगह खाली बची है, ये 3 लोगों के बीच में जो बची है, इसलिए इसे ट्रायंगुलर वॉइड्स कहते हैं। और वॉइड्स का मतलब होता है एम्प्टी स्पेसेस। ठीक है, अब हम चलते हैं क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस पे। 3 dimensional close packing from 2 dimensional square close packed layers, यानी कि आपके पास पहले एक 2 dimensional लेयर थी, आपने उसको हाइट दे दी बस। तो इसमें क्या कह रहे हैं, दिस लैटिस हैज ए टाइप, क्योंकि ये भी लेयर सेम है बिल्कुल, ये भी ऐसे ही अरेंज की गई है और जो हाइट वाली लेयर है वो भी ऐसे ही अरेंज की गई है। As all the layers are same, it is a simple cubic lattice and its unit cell is the primitive cubic unit cell। ठीक है, और जो इसका सेकेंड पार्ट है, 3 dimensional close packing from 2 dimensional hexagonal close packed layers। अभी तक हमने क्या कहा था, 2 dimensional पढ़ी थी, तो जैसे 3 dimensions में पहली टाइप ये थी, सेकेंड टाइप ये है, और इसमें भी हमारे पास ये टाइप है कि
प्लेसिंग सेकेंड लेयर ऑफ द फर्स्ट लेयर। तो यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों की अरेंजमेंट देखो डिफरेंट है ना, ये लेयर इसके स्टैगर्ड फॉर्म में डाली गई है, तो इससे हमारे पास अलग अलग अरेंजमेंट्स आती हैं। अब जो यहाँ पे TOT लिखा हुआ है ना, ये टी का मतलब है टेट्राहेड्रल वॉइड, ओ का मतलब है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। जैसे अभी देखते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड यानी कि जैसे तीन नीचे हमारे पास ब्लू स्फीयर्स पड़े हैं, उनकी ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर हम एक और स्फीयर रखते हैं, तो जो वॉइड होगा वो कितने लोगों के बीच में हो जाएगा, चार स्फीयर्स के बीच में हो जाएगा, तो इसलिए हम इसे टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। अब जैसे टेट्राहाइड्रल वॉइड हम पिछली फिगर में देखते हैं, जैसे कि ये देखो, ये तीन हमारे पास स्फीयर्स हो गए। अब उसके जो ट्रायंगुलर वॉइड हैं उसके ऊपर हमने ये वाला स्फीयर रख दिया, तो जो ये वॉइड हो गई वो कितने स्फीयर्स के बीच में हो गई, एक दो तीन, और ये पीछे वाला चार। ऐसे ही हम देखेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसमें क्या होगा कि जो नीचे वाली लेयर्स की ट्रायंगुलर वॉइड है उसके ऊपर भी हम तीन ऐसी लेयर्स, तीन स्फीयर्स रख देंगे लेकिन ऑपोजिट साइड में, ठीक है। तो यानी कि जो ये वॉइड हो जाएगी ये सिक्स स्फीयर्स के बीच में हो जाएगी, इसलिए हम इसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये तीन स्फीयर्स के बीच में ट्रायंगुलर वॉइड थी, लेकिन उसके नीचे हमने तीन स्फीयर्स और प्लेस कर दिए, ये वाला और ये वाला। तो ये जो टोटलिटी में जो वॉइड है ये छह स्फीयर्स के बीच में प्लेस हो गई है, इसलिए इसे ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल सिक्स को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसे ऑक्टाहेड्रल वर्ड कहा गया है। अब हम ये देखते हैं कि लेट द नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर्स बी n। मान लो कि टोटल नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर्स n होंगे, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड जनरेटेड इक्वल्स टू n। ये मतलब आपको एक तरह से याद रखना, उन्होंने सारी पॉसिबिलिटीज देख रखी हैं कि अगर एक यूनिट सेल में n नंबर ऑफ एटम्स होते हैं तो जो उसमें ऑक्टाहेड्रल वर्ड जनरेटेड की होती हैं वो होती हैं n, और जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड जनरेट होती हैं वो होती हैं 2n। यानी कि ये बिल्कुल वेरीफाइड है, बस आपको ये याद करना है, और काफी न्यूमेरिकल्स में इसका यूज आता है, ठीक है। प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द सेकेंड लेयर। अभी इसकी सेकेंड टाइप को डिस्कस करते हैं, कवरिंग टेट्राहेड्रल वर्ड्स। In this case, the spheres of the third layer are exactly aligned, यानी कि ये और फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक है। This pattern is often called AB यानी कि ये देखो, अगर ये दोनों अलग हैं लेकिन ये और ये बिल्कुल सेम है, ये सेकेंड लेयर और फोर्थ लेयर बिल्कुल सेम है, इसलिए हम इसे AB पैटर्न कहते हैं। और इस अरेंजमेंट को, इस स्ट्रक्चर को हम हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर यानी कि HCP स्ट्रक्चर भी कहते हैं। आपको एग्जांपल याद करनी है कि जिंक और मैग्नीशियम इस HCP स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज होते हैं। अब इसकी जो सेकेंड टाइप है वो है ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को कवर करना। पहले यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे टेट्राहेड्रल वर्ड्स कवर हुए थे, ये देखो, ये ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर हमने नीचे भी एक, मतलब हमारी जो ट्रायंगुलर वॉइड है उसको एक टेट्राहेड्रल वॉइड बन गई है क्योंकि ऊपर एक स्फीयर आ गया है। लेकिन यहाँ पे हम ऑक्टाहेड्रल वर्ड को कवर करेंगे, जैसे ये देखो, ये ट्रायंगुलर वर्ड है उसके ऊपर तीन और आ गए हैं, तो टोटल में ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड बन गई है, ठीक है। दिस पैटर्न ऑफ लेयर्स इज ऑफन कॉल्ड ABC। क्यों? क्योंकि ये देखो, लेट्स से ये A है, ये भी डिफरेंट है तो इसे B देना पड़ेगा, ये भी इससे डिफरेंट है, इसकी अरेंजमेंट देखो इससे ऑपोजिट है, तो इस ये होगा, अगर A है ये तो ये B होगा, ये C होगा, और ये फिर ये आ गया, सो द इट्स टाइप इज ABC। और इसकी जो एग्जांपल है वो है कॉपर और सिल्वर। जो कॉपर और सिल्वर एटम्स हैं वो इसी स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज होते हैं। अब हम देखते हैं फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड एंड नंबर ऑफ वॉइड्स फिल्ड। तो यहाँ पे है, इन आयनिक सॉलिड्स द बिगर आयंस फॉर्म द क्लोज पैक स्ट्रक्चर एंड द स्मॉलर आयंस ऑक्यूपाई द वॉइड्स। यानी कि अगर हमारे पास एक आयनिक सॉलिड है, लेट्स से NaCl है, बिगर आयन कौन सा होता है इसमें, एनाइन होता है साथ, तो एनाइन क्या करेगा, हमारा CCP को, यानी कि उसके कॉर्नर्स को, उसकी जो आउटर स्ट्रक्चर उसको वो ऑक्यूपाई कर लेगा, और जो कैटाइन जो यूजुअली स्मॉल होते हैं वो उनके वॉइड्स में चले जाएंगे।
और अगर ऐसा ही है कि अगर ऑपोजिट हो जाए, लेट्स से अगर हमारे पास कैटाइंस काफी इज स्मॉल इनफ देन टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्युपाइड। जो हमारे कैटाइंस थे वो तो वॉइड्स में तो जा ही रहे थे, अगर वो इतने काफी छोटे हैं तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में भी जा सकते हैं। अगर वो बड़े हैं तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में जाएंगे, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में ज्यादा स्पेस होती है। नॉट ऑल ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वर्ड्स आर ऑक्युपाइड, यानी कि जरूरी नहीं है कि सभी की सभी ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वर्ड्स ऑक्युपाई ही हों। अब ये कह रहे हैं in a given compound the fraction of octahedral or tetrahedral voids that are occupied depends on the chemical formula। यानी कि डिपेंड करते हैं उसके केमिकल फॉर्मूला पे कितने या कितने उसके टेट्राहेड्रल वर्ड्स बनी होंगी, कितनी उसकी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बनी होंगी। तो एक क्वेश्चन करते हैं, तो ये क्वेश्चन हमें अच्छे से फैमिलियर करवा देगा कि क्या हमने जो कंसेप्ट पढ़े हैं। A compound is formed by two elements x and y, atoms of element y ये anions हैं, make CCP and those of the element x cations occupy all the octahedral voids। जैसे कि हमने कहा था anions CCP को करते हैं और जो cations हैं वो voids में जा रहे हैं, लेकिन ये अभी octahedral में जा रहे हैं। So what is the formula of the compound? अब जो CCP स्ट्रक्चर है आप ये ध्यान दे सकते हो, CCP FCC स्ट्रक्चर के इक्विवेलेंट ही होता है। तो FCC में एक तो कॉर्नर्स पे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं और फेस सेंटर्स पे, तो टोटल यहाँ पे हो जाएंगे 4। और जो हमें पता है ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होती हैं वो इक्वल टू द नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड एटम्स के इक्वल होती है, यानी कि एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उसके इक्वल ही होती हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स सभी ऑक्युपाइड हैं तो वो भी 4 आ जाएंगे। अब इसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। The CCP lattice is formed by the element y क्योंकि anion है। The number of octahedral voids generated would be equal to the number of atoms of y present in it। जैसे हमने पढ़ा था ना, number of octahedral voids generated equals to n। So ये भी 4 हो जाएंगे। Since all the octahedral voids are occupied by the atoms of x, यहाँ पे लिखा हुआ है, their number would be also be equal to the atoms of to the that of the element y। यानी कि हमें ये कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि y के कितने एलिमेंट्स हैं, हमें सिर्फ रेशियो ही पता लग गई कि भाई ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स जितनी हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो हमारी रेशियो आ गई y/1। सो द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड आ गया xy। तो ऐसे हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हम ये देखेंगे कि जो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वर्ड्स हैं वो यूनिट सेल में प्रेजेंट कहाँ पे होती हैं। तो लेट्स से हम एक स्ट्रक्चर लेते हैं, क्यूब लेते हैं, और ये देखते हैं कि जैसे लेट्स से एक क्यूब है तो इसका ये वाला कॉर्नर, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, यानी कि एक ट्रायंगल सी बन गई। तो उसके जो बिल्कुल ऑपोजिट, इस ट्रायंगल के बिल्कुल ऑपोजिट वाला कॉर्नर होगा ना, इसको भी मिला देना है। तो अब ये चारों मिलके एक टेट्राहेड्रन बन गया है, ठीक है ना। तो इस टेट्राहेड्रन के जो बिल्कुल बीच में होगा वो हो गया, ये नहीं है, वो होगा हमारा टेट्राहेड्रल वर्ड। तो इसको और क्लियर कर सकते हैं, यानी कि मतलब ये पूरा क्यूब है और ये उसका यूनिट सेल बताया गया है। तो हमारे पास इस टेट्राहेड्रन के अंदर एक टेट्राहेड्रल वर्ड बनती है, यानी कि इन चारों में जो भी बीच में स्पेस रह जाएगी वो होगी हमारी टेट्राहेड्रल वर्ड, ठीक है। और एक है हमारी ऑक्टाहेड्रल वर्ड। अब इसको देखते हैं कहाँ पे होती है। अब अभी हमारा जैसे क्यूब है तो यहाँ पे हमें मतलब ऑक्टाहेड्रल वर्ड यानी कि वो 6 स्फीयर से घिरी हुई होगी, है ना। तो अभी देखते हैं। तो देखो यहाँ पे देखो, लेट्स से फेस सेंटर एटम है, ये भी फेस सेंटर्ड है, ये भी फेस सेंटर्ड, ये भी फेस सेंटर्ड, ठीक है। तो 6 के 6 फेस सेंटर्स के बीच में बनती है एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड। ये पूरा एक यूनिट सेल है और हमने सभी के फेस एटम्स को जब मिलाया तो हमारे पास एक ऑक्टाहेड्रन बन गया। अब उनके बीच में जो एम्प्टी स्पेस रह जाएगी वो बनेगी ऑक्टाहेड्रल वर्ड। और जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड होती है वो एक और जगह पाई जाती है एच सेंटर पर, यानी कि देखो यहाँ पे भी एक ऐसा ही यूनिट सेल होगा। तो हम एक तो ये 2 एटम्स इसके कॉर्नर्स वाले हो गए, 2 एटम्स हो गए इसके फेस सेंटर वाले, ऐसे ही 2 सेंटर किसी और यूनिट सेल के फेस सेंटर वाले हो जाएंगे। तो इससे भी हमारे पास एक ऑक्टाहेड्रन बन गया
और उनके बीच में जो स्पेस बचेगी वो होगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। लेकिन इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड का सारा हिस्सा यूनिट सेल में नहीं है। तो अब देखते हैं कि इसका 1/4 हिस्सा ही इस पर्टिकुलर यूनिट सेल में को बिलोंग करता है, क्योंकि इसका अगर आप एक स्फीयर को यहाँ पे बिठाओगे तो वो 4 इक्वल यूनिट सेल्स में शेयर होगा, इसलिए उसका सिर्फ 1/4 हिस्सा ही इस यूनिट सेल में आ पाएगा। तो दोस्तों अगर हम इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कैलकुलेट करें इस क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर में, तो क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड एट द बॉडी सेंटर में जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो तो फुली यूनिट सेल के अंदर है, तो उसकी कंट्रीब्यूशन होगी 1। और जो 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं, 12 क्यों, क्योंकि 12 एजेस होते हैं और हर एक एज के सेंटर पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, लेकिन उसकी कंट्रीब्यूशन होती है 1/4। तो टोटल हो जाएंगे 12 इंटू 1/4 इक्वल्स टू 3, यानी कि जो एज सेंटर पे हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है उनकी वजह से जो पूरे एक यूनिट सेल में उनकी कंट्रीब्यूशन आ जाएगी 3। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल्स हो जाएंगे बॉडी सेंटर वाले और एज सेंटर वाले हो जाएंगे टोटल 4। अब ये क्वेश्चन आता है कि a compound forms hexagonal close packed structure. What is the total number of voids in 0.5 mole of it? How many of these are tetrahedral voids? तो दोस्तों जस्ट ऐसे ही सोचते हैं कि इन्होंने हमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बता रखी हैं, नहीं पूछी हैं टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन 0.5 मोल ऑफ इट। तो अगर हम इस 0.5 मोल से टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालें तो क्या हमें पता लग जाएगा कि टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितनी हैं? पता है ना, 2n होती हैं, और जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हैं वो n होती हैं। जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हो जाएंगे वो 2n प्लस n 3n हो जाएगा। तो इसे सोल्व करते हैं। नंबर ऑफ क्लोज पैक पार्टिकल्स, इसका मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर, ये 10⁻23 है, तो इसको थोड़ा सा देख लेना। तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। और therefore the number of octahedral voids हमारे पास ये आ जाएंगे, half of the Avogadro number 10 into 10⁻23, एंड नंबर ऑफ octahedral tetrahedral voids आ जाएंगे हमारे इसके डबल, है ना। तो ये एवोगैड्रो नंबर ही आ जाएगा एक तरह से। और जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आ जाएंगे वो होंगे टेट्राहेड्रल प्लस ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ये टोटल 3n होती हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Atoms of element B form HCP lattice and those of the atom A occupy 2/3 of the tetrahedral voids. What is the formula of the compound formed by the elements A and B? ये कह रहा है कि भाई बी एलिमेंट के एटम्स हैं वो तो HCP लैटिस बना रहे हैं, और जो ए एलिमेंट के एटम्स हैं वो 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वर्ड्स को कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमें पता है जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स होती हैं वो नंबर ऑफ एटम्स के डबल होती हैं, है ना। लेकिन जो यहाँ पे कहा गया है कि जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स कवर की गई हैं वो सिर्फ उसके 2/3 है। तो चलो देखते हैं सॉल्यूशन क्या कहते हैं। The number of tetrahedral voids formed is equal to the twice of the number of atoms of element B। ये तो ठीक बात है, यानी कि अगर B के नंबर ऑफ एटम्स n हैं तो टेट्राहेड्रल voids कितने हो जाएंगी, 2n हो जाएंगी। लेकिन सिर्फ 2/3 ऑफ टोटल टेट्राहेड्रल voids आर कवर्ड, यानी कि 4n/3 हमारे पास एलिमेंट A के एटम्स हो गए, और 1 के पीछे, यानी कि अगर हमारे पास एक n है, n नंबर ऑफ एटम्स हैं B के, तो हमारे पास A के कितने हो जाएंगे, 4n/3। तो इसके आप रेशियो निकाल सकते हो, जैसे कि इन्होंने 1:2 लिखा था कि टेट्राहेड्रल वर्ड्स 1:2 की रेशियो में होते हैं, और इसका भी 2/3 है, ऑक्युपाइड है, तो टोटल रेशियो हो जाएगी 4/3। Hence the formula of the compound is A4 and B3। सो थैंक यू, आपने इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखा। अगर आपके कोई भी कमेंट्स हैं, सजेशंस हैं, कोई भी डाउट्स क्वेरीज हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। थैंक यू।